यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन अगर ऊपर वाली साइड पे होगा तो ये पेशाब की नाली में हो जाएगा, गुर्दों में हो जाएगा। अगर ये नीचे वाले पोर्शन में होगा तो आपके प्रोस्टेट में हो जाएगा और आपके मसाने में होगा। यानी कि ये 3-4 जगहों पे चल रहा होता है। और अगर आपके इन 3-4 जगहों पे इन्फेक्शन चल रहा है तो ये यूटीआई में ही आता है। ठीक है, अब इसकी रीज़न यही होगी जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि ये किस वजह से होता है, और उसका ट्रीटमेंट भी यही होगा इन चारों के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए, जो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम लोगों के पेशाब की नाली में जलन हो रही है, मसाने का इशू है, या कि ये प्रोस्टेट का इशू है, या कि ये गुर्दों का इशू है। अब ये इकोलाई बैक्टीरिया होता है जो कि हमारी आंतों में पाया जाता है। वो वहाँ से मूव करके बुरे एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि इकोलाई जोन से होते हैं वो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, हमारी आंतों में पाए जाते हैं। वो रेक्टम के थ्रू हमारे यहाँ पर इन पोर्शंस में आ जाते हैं और यहाँ पे आके वो फिर उनको गलत एनवायरनमेंट, गंदा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें वो ग्रो करते हैं और वो इशू कर रहे होते हैं। ये आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि यूटीआई को किस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है नेचुरल तौर पे, क्योंकि जो आप लोग इसका सोल्यूशन एंटीबायोटिक्स में ढूंढ रहे होते हैं और हैवी किस्म की एंटीबायोटिक्स दी जा रही होती हैं जो कि गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर रही होती हैं, और वो जो सी हैं मेडिसिन वो फंगस और इसके अलावा जो यीस्ट होता है उसको वो ख़त्म नहीं करती हैं। वो उनका तो सोल्यूशन है ही नहीं, जो आप एंटीबायोटिक्स पे एंटीबायोटिक्स खा के मज़ीद अपना इशू बढ़ा रहे होते हैं। वक्ती तौर पे आपको जौन सा है वो कोई साशे जौन से आप वो पी रहे होते हैं, घोल के चीनी भी उसमें मिक्स की होती है, वो वक्ती तौर पे क्या कर देते हैं, उसमें लेयर लगा देते हैं हल्की सी। आप लोगों के इस पोर्शन में जहाँ पे भी आपको ये यूटीआई इन्फेक्शन हुआ होता है, जैसे मसाने में हुआ है, तो वहाँ पर हल्की सी लेयर लग जाती है। वो बैक्टीरिया उतनी देर के लिए आके नहीं वहाँ पर चिपकते जितनी देर तक वो लेयर रहती है। जब वो लेयर उतरती है 2-3 घंटों बाद, 4 घंटों बाद, वो दोबारा से वो बैक्टीरिया वहीं पर ही वो जो आके वहीं पर चिपक के और वो इशू बना रहे होते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को आज क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने नेचुरली किस तरह से अपना ये ट्रीटमेंट करना है। आप लोगों ने मेडिसिन के पीछे नहीं भागना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी न्यूट्रिशन आप कह लो कि एक्सरसाइजेज, क्योंकि मैं कहती हूँ कि आप लोग मैंने सिर्फ न्यूट्रिशन की स्टडी नहीं मैं पढ़ रही हूँ, 4 सालों से 5 सालों से मैं ये सारी स्टडी कर रही हूँ। सिर्फ मैं न्यूट्रिशन के खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, इसके अलावा एक्सरसाइजेज को मैं स्टडी कर रही हूँ। मैंने जितना स्टडी किया, मैं कहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ को ठीक करने के लिए 50% रोल एक्सरसाइजेज ने प्ले करना है। इन सब स्टडीज़ का मिक्सचर मैं लेके ये चैनल मैंने बनाया है और लोगों को इसकी अवेयरनेस दे रही हूँ। सारी एक्सरसाइजेज भी मैंने अपलोड की हुई हैं। आए आप लोग अपने जो उनसे हेल्थ इश्यूज ठीक करें, जिस तरह से बहुत से लोग अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर चुके हैं। यहाँ से लेके जहाँ पे लेके आए वो अपनी लाइफ को सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी डाइट चेंज करके। आप लोग भी ये कर सकते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। अच्छा, अब यूटीआई का अगर आप लोगों के उसमें गुर्दे में ये इशू हो जाएगा, थोड़ा इन्फेक्शन गुर्दे के तक चला जाएगा तो उसे पाइलोनेफ्राइटिस कहेंगे। अगर आपके मसाने में चला जाएगा तो इसको यूरिथराइटिस कहेंगे। अगर पेशाब की नाली में चले जाएगा तो सिस्टाइटिस कहेंगे। प्रोस्टेट में चले जाएगा तो प्रोस्टाइटिस कहेंगे। है ये एक ही चीज़ और इसके नाम मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ जगहों पर ये अफेक्ट कर रहा होता है। अब इकोलाई मैंने अभी कहा है कि ये फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को इससे वो होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन से बैक्टीरिया हमारे अंदर ग्रो कर गए हैं। आपने अपनी बॉडी का एनवायरनमेंट ठीक करना है। बॉडी का एनवायरनमेंट गलत हुआ पड़ा है, फोकस हम लोगों ने उस एनवायरनमेंट को ठीक करने पे करना है। अब उसके लिए अब ये किन लोगों को ये होता है, इसके सिम्टम्स पे भी आती हूँ। पहले मैं लोगों को बता दूँ कि किन किन लोगों को ये हो रहा होता है। अब पाकिस्तान और इंडिया में तकरीबन 80% लोगों को ये हो रहा है यूटीआई प्रॉब्लम। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, नॉर्मल एज के लोग भी शामिल हैं, बड़ी एज के लोग भी शामिल हैं। ज़्यादा तादाद 40+ है और औरतों की तादाद 30% मर्दों से ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी 2-3 वजह हैं। पहले नंबर पे वजह है कि उनके जो सा है रेक्टम जो होता है वो उनकी पेशाब की नाली के पास होता है, सफाई सुथराई नहीं रख पाती हैं। और आप लोग जब वॉश करते हैं तो वो आगे वाली साइड से उसे वॉश करते हैं तो वो सारा बैक्टीरिया वो वहाँ पे आ जाता है। मैंने क्या कहा कि छोटी आंत में ये आंतों में यानी कि ये पाया जाता है ये बैक्टीरिया, तो वो फिर वहाँ से उसके रास्ते के ज़रिए वो आप लोगों के पेशाब की नाली में या आपके मसाने में वो चला जाता है। ये इसकी रीज़न है। दूसरे नंबर पर औरतों की रीज़न ये है कि जब वो पहले प्रेगनेंट
प्रेगनेंसी पे बात कर लें, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें यूटीआई का बहुत इशू होता है। उसकी वजह ये होती है कि उन लोगों का एस्ट्रोजन लेवल प्रेगनेंसी में कुदरती तौर पे बढ़ा होता है, ठीक है, ये नेचुरल है और बढ़ना भी चाहिए। बच्चे के लिए वो सारा कुछ जो एनवायरनमेंट वहाँ पे जो सारा बनना होता है उसके लिए एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा चाहिए होता है। अब वो एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से उनको यूटीआई इन्फेक्शन होता है। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उनका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो भी उनकी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है, तो फिर वो खुद ब खुद उनको यूटीआई का इशू नहीं होगा। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं और वो इससे हो रही हैं, वो जो मैं सॉल्यूशंस इसके बताऊंगी आप लोगों ने उन पे फोकस करना है, ठीक है, और इसके लिए मेडिकेशन की तरफ पीछे नहीं भागना। जब आप लोगों की डिलीवरी हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपका एस्ट्रोजन लेवल नीचे आ जाएगा, तो आपको ये इशू नहीं होगा। अब तीसरे नंबर पे वो औरतें जिनको मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज हैं या पोस्ट मेनोपॉज हैं। मेनोपॉज हो जाना, मेनोपॉज क्या होता है, पीरियड्स रुक जाना, ठीक है, औरतों के एक खास एज में आके, बल्कि तो अब तो 40 के 35 से ऑनवर्ड, 40 से ऑनवर्ड तो लोगों के ये इश्यूज़ आ रहे हैं। जो मेरे साथ कंसल्टेंसीज पे औरतें आ रही हैं 40 प्लस हैं और वो मेनोपॉज, उनके मेनोपॉज की तरफ बहुत स्पीडली वो जा रही हैं। तो अब उसमें क्या होता है मेनोपॉज में, उसमें एस्ट्रोजन लेवल हद से ज़्यादा नीचे चले जाते हैं। हम लोगों को एस्ट्रोजन चाहिए होता है, वो जो कह रहे होते हैं ना हमारी स्किन जौन सी है वो बहुत ढलकी हुई है और हमारी स्किन अच्छी नहीं है, हमें बताएं कोई अच्छा कोलेजन बता दें। कोलेजन के लिए आप लोगों का बॉडी में एस्ट्रोजन बैलेंस का होना ज़रूरी है। एस्ट्रोजन बैलेंस को भी आप लोगों ने, एस्ट्रोजन का होना ज़रूरी है। एस्ट्रोजन को आप लोगों ने नेचुरल तरीके से अपग्रेड करना है, तब कोलेजन ने काम करना है। यहाँ पर आप लोगों को आपस में ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन आप लोग उसकी क्या सोशल मीडिया ने इतना वो फैला दी हुई हैं वो चीज़ें कि आप लोग उन वो सप्लीमेंट्स और उन चीज़ों के पीछे इतनी स्पीडली भाग रहे होते हैं और वही आपको वो आपके आंतों को और आपके वो गट को वो इशू कर रही होती हैं, वो आपके स्टमक को वो इशू कर रहे होते हैं सप्लीमेंट्स। आप लोगों जब तक बेसिक नहीं ना समझेंगे, और मैं यही बेसिक आप लोगों के दिमाग तक पहुंचाना चाहती हूँ कि इशू कहाँ पे है, डेफिशिएंट कहाँ हैं आप लोग। अब मैं कह रही हूँ कि मेनोपॉज की तरफ जाती हुई औरतों का एस्ट्रोजन लेवल ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाता है। आप लोगों का जो मूड स्विंग आते हैं, जो आप लोगों को एनर्जी लेवल नहीं फील होते हैं, एक्सरसाइज के लिए कोई मूड नहीं बन रहा है, आपका एनर्जी ही नहीं आ रही है, ठीक है, घर के मामला, आम सिचुएशन को आप कह रही हैं कि मैं तो इस सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर लेती थी, अब मुझे क्या हो गया कि मुझे इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है और मुझे लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हैंडल हो पाएगा। उसकी वजह ये होती है एस्ट्रोजन लेवल आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउन हुए होते हैं। तो एस्ट्रोजन लेवल उठाने हैं, वो मैं सब बताऊँगी कैसे आप लोगों ने उठाना है, नेचुरली इन चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। ये आ गई। और बच्चों में क्यों होता है, मैंने कहा है कि बच्चे भी इसकी लपेट में आए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि बच्चे पेशाब रोक के रखते हैं, वो इन्फेक्शन की वजह बन जाता है। इसके अलावा बच्चे जो उनसे हैं वो मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो शुगरी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो मैंने कहा है ना कि बॉडी का एनवायरनमेंट जो उनसा है वो गलत हो जाता है, तो उसकी वजह से वो इशू बन जाता है। उसके अलावा बच्चे हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं, तो वो ये चीज़ें मिलके बच्चों को वो इशू करवा रही होती हैं। ये हो गया। अब आप लोगों के सिम्टम्स क्या हैं, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन है या क्या कोई इशू है। और इसको बहुत बड़ी बीमारी समझ के लोग टेस्टों पे टेस्ट करा रहे होते हैं, अपना पैसा अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, जबकि इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोगों को सिंपल अपनी डाइट में अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर जब होगा बैड स्मेल होगी आपके यूरिन की, जब इन्फेक्शन आप लोगों को वो होएगा इसका, आप लोगों को वो थोड़ा लिकोरिया टाइप भी, वो औरतों को भी और मर्दों को भी थोड़ा सफ़ेद पानी टाइप भी आना स्टार्ट हो जाता है और आपका जो यूरिन है क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। जब सीवियर कंडीशन हो जाती है उसमें ब्लड आना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कुछ लोग पाइप यूज़ करते हैं यूरिन के लिए किसी न किसी रीज़न की वजह से, बाजू का उसकी वजह से भी उनको ये इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। और ये किसी भी इन जगहों में से किसी जगह पे भी हो सकता है, आपकी पेशाब की नाली में, प्रोस्टेट में, आपके मसाने में, आपके गुर्दे में, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी चारों चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं, कोई ना कोई इनमें से कोई एक चीज़ भी अफेक्ट हो सकती है, चारों इकट्ठी भी हो सकती हैं जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे सीरियसली लेके सारा समझना है। और आपकी जो कमर के नीचे पेन हो रही होती है, ठीक है, ये चीज़ें जो दर्द और पेशाब जो है वो जल के आता है, पेन होती है, आप लोगों को ऐसे लगता है मसाना भरा हुआ है। आप यूरिन करने के लिए जाते हैं, जब जाते हैं तो चंद कतरे निकलते हैं और वो मसाना सही तरह से साफ़ भी नहीं हो पाता और वो प्रेशर और वो एक हैवीपन वो फील हो रहा होता है, ठीक है। वो आप लोगों की इस तरह की कंडीशंस हैं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं आप लोगों को, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों को वो थकावट वो फील होएगी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या हम लोग, और टेम्परेचर जब इन्फेक्शन गुर्दे वाला होगा ना, जब ऊपर की तरफ बात जाएगी तब टेम्परेचर भी थोड़ा साथ में होगा,
तो वो ये सारी रीजंस सिम्टम्स होंगी जो आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये हमारे साथ ये इशू हो रहा है, यूटीआई का इशू बन रहा है हमारे साथ। अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले मैं हाइजीन की बात करूंगी, ठीक है। आप लोगों ने अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। लोग क्या करते हैं, वो इवन के जब नहाते हुए अपने पूरे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को तब भी नहीं धोते हैं। मैं कहती हूँ कि जब आप लोग अपना स्टूल पास करें, अपना वो वॉश करके अपने रेक्टम को आप अपने हैंड वॉश करके आप लोग साबुन के साथ अपने हैंड वॉश करें। साबुन लेके साबुन से ही आप लोग अपने रेक्टम को साफ़ करें। उसकी सफाई जितनी बार स्टूल पास करेंगे उतनी बार उसकी सफाई करें। और सबसे अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए अपनी टाइमिंग फिक्स करें अपने खाने की। हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, हमारा जो बॉडी का जो सारा अंदर सिस्टम है वो टाइमिंग को बहुत पसंद करता है कि हम एक ही टाइम पे, आप लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट करना है रोज़ाना उसी टाइम पे करना है। मैंने औरतें आ रही हैं कंसल्टेंसी लेने, उनके लिए उनके साथ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी टाइमिंग सेट करने में लग रहा है। वो उन लोगों को कोई होश ही नहीं है नाश्ता किस टाइम पे करना है। दोपहर को जब भूख लगेगी देखी जाएगी, रात का खाना है वो देखी जाएगी कितने बजे, 8 बजे खाना बनाना शुरू कर रही होती हैं। उनकी टाइमिंग ही वो इतना मुझे हो रहा है कि लोगों की लाइफ में कोई वक्त की पाबंदी और टाइमिंग का कोई मतलब ही नहीं है। और हालांकि ये बहुत अफेक्ट करता है आप लोगों को। अगर आप लोग सेम टाइम पे अपनी वो डाइट को करेंगे, अपने पूरे शेड्यूल को, पूरे दिन को, आप लोगों को स्टूल भी वो उस एक टाइम पे, उस टाइम पे ही आएगा। और इसके अलावा आप लोग जब अपनी अच्छी डाइट करेंगे तो आप लोगों को जो नॉर्मल है ना वो स्टूल मैक्सिमम 2 टाइम, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं 2 टाइम, और जो नॉर्मल है वो 1 टाइम। एक नॉर्मल जो रूटीन है 1 टाइम स्टूल की है, तो वो एक टाइम आप लोगों को सफाई जितना देखें कितने फ़ायदे होंगे। आपको बार बार सफाई भी नहीं वो करनी पड़ेगी, एक टाइम ही स्टूल पास करेंगे, एक मरतबा ही सफाई करेंगे। इसके लिए ये सूफी सोप साबुन है, सिंपल साबुन है, इसमें कोई केमिकल्स वगैरह खुशबू के लिए, इसमें वो कलर के लिए नहीं यूज़ किए गए। इसके साथ आप लोग अपना वॉश करें, रेक्टम को अच्छे से अपनी सफाई करें, ठीक है, सूफी सोप साबुन के साथ। ये होगी सफाई की बात, ठीक है। बच्चों को भी सिखाएं कि अपने किस तरह से आप लोगों ने सफाई का ख्याल रखना है। और सिर्फ नहाते हुए ही नहीं, और जब नहाते हुए तो स्पेशली आप लोग अपने पार्ट्स, सारे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से साफ़ किया करें। और इसके अलावा जब आप लोग अपना जब वॉशरूम जाएं तो तब भी खुद को अच्छे से साफ़ करें, क्लीन करें। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो बात आनी है ना, जो मैं बात कर रही थी कि वो साशे क्रैनबेरी के घोल के पी रहे होते हैं, उसमें उन्होंने शुगर भी ऐड की होती है। और जब ये बैक्टीरिया जो सा एनवायरनमेंट ख़राब होता है शुगर की वजह से, और वो शुगर ही मसला कर रही होती है, और वो क्रैनबेरी में वही चीज़ें शामिल की होती हैं। अब वो कोई अच्छी क्वालिटी का क्रैनबेरी अगर मिलता है आप लोगों को साशे, अगर बहुत तकलीफ़ में है तो वो साशे सिर्फ वक्ती तौर पर आप लोगों को रिलीफ देगा। उससे बेहतर मुझे यही है कि आप लोग बता दिया है मैंने कि क्रैनबेरी जो सा साशे है वो आपको थोड़े वक्ती तौर पर रिलीफ देगा। वो बैक्टीरिया को नहीं, मैंने बताया ना, लेयर बन जाएगी, मुझको चिपकने नहीं देगा, लेकिन वो सलूशन नहीं है। आप लोगों ने सबसे पहले अपने प्रोबायोटिक को ठीक करना है, ठीक है। अब प्रोबायोटिक में क्या आ जाता है, दही, ठीक है। दही का इस्तेमाल करना है, दिन में कम से कम 2 मरतबा आप लोग दही का यूज़ करें। इसके अलावा प्रोबायोटिक में और क्या आ जाता है, अचार आ जाता है, अचार का यूज़ करें। ये आपके हो गए प्रोबायोटिक, ठीक है। प्रोबायोटिक क्या होते हैं, जो हम लोग बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ किस्म के, हम अंदर वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया अपने जिस्म के अंदर, अपनी आंतों के अंदर फेंकते हैं ताकि वो क्वालिटी हमारे फूड को डाइजेस्ट करने की, एब्जॉर्ब करने की अच्छी हो। तो वो यूटीआई में प्री प्रोबायोटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। प्रीबायोटिक में क्या है, सलाद वगैरह आप लोग ऐड करेंगे। अब बात आ जाती है, मैंने कहा है कि औरतों का एंटीऑक्सीडेंट, इसमें जो तीसरे नंबर पे एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें कोई ना कोई अपनी डाइट में, जैसा कि ये अनारदाना बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसको भिगो के, इसको ग्राइंड करके, इसकी स्मूदी बना के आप लोग एंटीऑक्सीडेंट, मर्द औरतें सब लोग ये इसको एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जिनको यूटीआई का इशू रहता है वो तो ज़रूर इसको यूज़ करें, ठीक है। अब उसके अलावा मैंने कहा है कि एस्ट्रोजन का जो सा बैलेंस है एक ख़ास मिकदार में, अब जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो एक नॉर्मल जो एस्ट्रोजन है वो तो बॉडी ने रिलीज़ करना ही करना है, उसके हार्मोन्स में उस टाइम पे, वो तो ठीक है, उसे आने दें। लेकिन जो बाहर का एस्ट्रोजन है उसे रोकें। बाहर का एस्ट्रोजन कौन सा, आप लोग कुकिंग रेंज में अपना खाना वो कर रहे हैं, इसके अलावा आप लोग नॉन स्टिक बर्तन यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, उनको अवॉइड करें, उससे एस्ट्रोजन जो आ रहे हैं। जो प्लास्टिक की बोतलें हैं पानी पीने वाली, और स्टील की बोतल यूज़ किया करें। मैंने अपनी कई वीडियोज़ में दिखाई भी हैं कि स्टील की बोतल्स को यूज़ करें पानी पीने के लिए। ये मेकअप आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों के परफ्यूम्स, आप लोग परफ्यूम लगाते हुए ये आप लोगों ने देख लेना है, हम अपनी बॉडी के अंदर अपने एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा रहे हैं। जो रूम स्प्रे करते हैं खुशबू के लिए, दरवाजे खिड़कियाँ खोलें, वैसे हवादार अपने
अपने घर को बनाएं और बजाय उसके कि वो स्प्रे करके वो खुशबुएं जो उनसे हैं कॉस्मेटिक्स और वो जो एस्ट्रोजन को बढ़ा रहे होते हैं डायरेक्ट आपकी सांस की नाली में जाके उसके थ्रू अपने घर को साफ मत करें, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो एस्ट्रोजन जो बाहर से आ रहा है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो जो दूसरे भी लोग हैं जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं स्पेशली, इन चीज़ों को अवॉइड करके एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन को तो अपनी बॉडी में ना जाने दें। जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है वो तो मैंने बताया कि वो आएगा, लेकिन वो ये जो चीज़ें यूज़ करेंगी ना साथ में ये वाले प्रोसीजर, उससे वो उनका उसकी यूटीआई का इशू उनका नहीं होगा। अब जिनका एस्ट्रोजन बैलेंस आफ्टर मेनोपॉज, जिनका एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम है, उन्होंने अपने एस्ट्रोजन बैलेंस को कैसे बढ़ाना है? वो औरतें अपने डाइट में दालों को अपनी फ्रेंड बनाएंगी, ठीक है। दालें, मूंग, मसूर, मसर, वाइट लोबिया, चने, ये इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। आप लोगों का जो कोलेजन बढ़ाने में, आप लोगों का एस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए ये दालें आपकी फ्रेंड है। इनको हज़म करना सीखें, भिगो के इन दालों को यूज़ करें और 5 से 6 घंटे भिगोएं ताकि अच्छे बैक्टीरिया इनमें आ जाएं। अगर रात को भिगो लेंगे तो ज़्यादातर फर्मेंट भी हो जाएंगी, उसमें गुड बैक्टीरिया भी आ जाएंगे। तो तब इनको कुक करें। वो वाला पानी जो भीगा हुआ होता है उसे फेंक देंगे आप लोग। उसके वो जो कहते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा वो हड्डियों का, हमें ये इशू है, हड्डियों का इशू है, हम लोग दालें नहीं खा सकते, उन्हें भिगो के यूज़ करें। उसका पानी पहला भिगो हुआ फेंक दें, नए पानी के साथ उन्हें कुक करें और अच्छी तरह से कुक करें, अच्छी तरह से गला के खाएं, ठीक है। ये आप लोगों के एस्ट्रोजन बैलेंस को नेचुरली बढ़ाएंगे और आपका यूटीआई इशू नहीं होगा। और इसका सलूशन आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में जाके डॉक्टर्स के पास वो फिर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो उसका ऑपरेशन जो मसाने का औरतों का कर देती हैं कि ये इसका सलूशन है, वो वक्ती तौर पे आराम आता है, फिर दोबारा से वो हो जाता है क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल नहीं है ना पूरा। एस्ट्रोजन की क्रीम भी मिलती है कि आप अपने उस पोर्शन में नीचे एस्ट्रोजन की क्रीम भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि क्रीमों की बजाय आप लोग अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि एस्ट्रोजन मैंने क्या कहा है कि आपके मूड को अच्छा करेगा, आपको एनर्जी लेवल देगा, आपकी स्किन को अच्छा करेगा, आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके घुटनों में जो दर्द हो रही है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। इतना ज़रूरी है एस्ट्रोजन। तो आप लोग नेचुरली अपनी डाइट के थ्रू इन चीज़ों को लेके चलें। और मेरे जो बाकी वीडियोज़ हैं मेनोपॉज वाली औरतें, वो सारे के सारे उनको फॉलो करेंगी तो वो आपस में लिंक बन के तो वो एक चीज़ से ने उसका डबल इफेक्ट उठना होता है, ठीक है। तो इन्हें समझें वीडियोज़ को, किस टाइम पर क्या चीज़ खानी है और किस तरह से खानी है। और प्लीज़ ये शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। जो मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आते हैं उसमें से तकरीबन 40% लोगों को यूटीआई का इशू होता है। तो प्लीज़ इसको ठीक करना बहुत आसान है। अल्लाह हाफ़िज़।